तो दोस्त हमने कल छोड़ा था स्पोरिलेशन पे। तो स्पोरिलेशन हमने समझ लिया था एक्चुअल में होता क्या है। बाइनरी फ्यूजन हमने समझ लिया था, एक्चुअल में हमने बाइनरी फ्यूजन भी समझ लिया था, हमने स्पोरिलेशन भी समझ लिया था, इसके अलावा हमने बडिंग भी समझ लिया था। तो चलो अब इसके बाद कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे कि हमने कुछ और भी पढ़े थे उनके बारे में भी देख लेते हैं कौन कौन से थे वो। हमने स्पोरिलेशन पढ़ लिया। फ्रेगमेंटेशन अभी हमें पढ़ना, फ्रेगमेंटेशन देखते हैं। इसमें फ्रेगमेंटेशन में स्पायरो वगैरह और एक स्पायरो वगैरह होता है, ठीक है। और बर्डिंग बाइनरी इसमें कुछ तय नहीं किया, तो चलो देख लेते हैं बाकी जो भी बचे हुए हैं हमारे। बाइनरी फ्यूजन रह गया है ना, बाइनरी फ्यूजन सॉरी हो गया, बाइनरी फ्यूजन भी स्पोरिलेशन भी हो गया, बर्डिंग भी हो गया, तो रह क्या गया फ्रेगमेंटेशन रह गया लास्ट। चलो फ्रेगमेंटेशन करते हैं कंप्लीट, और बर्डिंग हो गया, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन इज लास्ट एंड फ्रेगमेंटेशन करते हैं। कौन से नंबर का है? फूड नंबर क्या है शायद से, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे आता है हमारा फ्रेगमेंटेशन, जो कि हमें पढ़ना है। फ्रेगमेंटेशन में कुछ नहीं आता। फ्रेगमेंटेशन वो प्रोसेस होते हैं एक्चुअल में जिसमें क्या होता है जिसमें एक कोई बॉडी है, उसके फ्रेगमेंट्स कर दिए जाए, उसको अगर डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रिक्ट पीसेस में डिवाइड कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए उसको, देन आफ्टर वो अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेते हैं। अपनी पूरी जो उसका एक पीस जो है वो पूरी रीजनरेट कर लेता है। यानी कि ये लिख सकते हैं द फ्रेगमेंट्स of organism can produce their full body, ऐसे कर सकते हैं। मतलब और अच्छी डेफिनेशन जो भी बता पाए वो ज़्यादा अच्छी है। एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन आती नहीं है, पूछने के लिए पूछता नहीं है। स्पायरो वगैरह है, ठीक है, ये ऐसे बनता थोड़ा, ठीक है। अब क्या है, हमने इस स्पायरो वगैरह को एक ऊपर से मतलब ऐसे काट दिया और बाकी का बचा ऐसे रहने दिया इसको। अब क्या होगा, ये जो पीस है और ये जो पीस है अलग अलग, ये तो ये वाले जो पीस है और ये वाला जो पीस है, दोनों के दोनों अलग अलग अपना पूरा वो बना लेंगे स्पायरो वगैरह, नया स्पायरो वगैरह। और ये ऐसा नहीं है कि पेरेंट वाले के इक्वल नहीं होगा, ये पेरेंट वाले के इक्वल भी होगा। ये क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें, जैसे एल्गी होती है ना स्पायरो वगैरह, फिलामेंटस एल्गी, जिसमें एनसीईआरटी में आपको फिलामेंटस एल्गी इसमें एग्जांपल मिलेगा, ठीक है। स्पायरो वगैरह फ्रेगमेंटेशन हो गया। फ्रेगमेंटेशन के बाद रेजोनेंट साइज ऑफसेट वगैरह, इन सारी चीज़ों को तो मतलब है ही नहीं कुछ भी, और ये सारी चीज़ें तो मैं वैसे भी देखनी पड़ेंगी। अब इसके बाद एक और आता है लास्ट हमारा, वाटर हाइसेंथ के साथ कुछ हुआ था। वाटर हाइसेंथ ये अच्छा है, मतलब एक तरह से इसको भी पढ़ना पड़ता है। वाटर हाइसेंथ, इसका हम आइकॉर्निक रेसिपस भी बोलते हैं। इसका बॉटेनिकल नेम है आइकॉर्निया क्रेसिपस, आइकॉर्निया क्रेसिपस, ठीक है। तो आइकॉर्निक रेसिपस एक वाटर हाइसेंथ का नाम होता है। अब एक्चुअल में वाटर हाइसेंथ में क्या होता है, ये मोस्ट इन्वेसिव बीड है, मतलब ये कह सकते हैं ये मोस्ट इन्वेसिव बीड है। मतलब क्या होता है, ये जहाँ पे क्या एक्चुअल में स्ट्रिंजेंट वाटर में ग्रो करता है। स्ट्रिंजेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी, जो कोई हुआ पानी में ये ग्रो करता है हमेशा। पॉन्ड वगैरह में, तालाब वगैरह में, मतलब आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। रिवर वगैरह में देखने के लिए नहीं मिलेगा, सी वगैरह में देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वहाँ पर उग नहीं सकते, स्ट्रिंजेंट वाटर में उगते हैं ज़्यादातर। और वाटर हाइसेंथ की ये चीज़ होती है कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है, पूरी तरह से ऑक्सीजन को सोख लेता है फ्रॉम द वाटर बॉडी। जिसकी वजह से क्या होता है एक्चुअल में, अगर ये ऑक्सीजन को सोख लेगा तो जितने भी वाटर ऑर्गेनिज्म हैं उसमें मछलियाँ हैं, जू प्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या कर वो सारी की सारी डेड हो जाती हैं। उनके अंदर से न्यूट्रिशन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एल्कली ब्लूम कॉज हो जाता है, जिसको मैं यूट्रोफिकेशन भी बोलते हैं। तो सारी चीज़ें एक साथ ही होती हैं। अब क्या होता है, इसको लिख लेते हैं, इट जनरली फाउंड इन ओनली
इट जनरली फाउंड इन स्टेंजेंट वाटर, स्टेगनेंट या स्टेंजेंट जो भी बोलते हैं। स्टेंजेंट वाटर मतलब रुके हुए पानी में ये वो करते हैं, आपको दिखेंगे, जनरली मिलेंगे। इट इज़ मोस्ट इन्वेसिव वीड, मोस्ट इन्वेसिव वीड, मोस्ट इन्वेसिव वीड मतलब ख़तरनाक वीड है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वीड है। और इट ड्रेन्स ऑक्सीजन, ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर बॉडीज़, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर बॉडीज़, दैट्स वाई, ऐसे लिख सकते हैं, दैट्स वाई ऑल aquatic organism are dead and it can डेड हो जाते हैं। इसकी वजह से अब उनके अंदर से न्यूट्रिशन निकलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि देखो जो भी चीज़ डेड होगी तो डिकम्पोज स्टार्ट होगी, और जब वो डिकम्पोज होगी तो उसमें से न्यूट्रिशंस मिनरल्स वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इट कैन लीड टू यूट्रोफिकेशन, इट कैन लीड टू यूट्रोफिकेशन। अब ये हमारे इंडिया में ना एक्चुअल में था नहीं, ठीक है, इंडिया में था नहीं। इसने क्या किया था, वाटर वेस्ट बंगाल में क्राइसिस ला दी थी, मतलब कोलकाता वगैरह की जो साइड है ना, कोलकाता वाली साइड जो है, तो इसने वेस्ट बंगाल में भुखमरी ला दी थी। एक तरह से कह सकते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा ही मतलब वेस्ट बंगाल में पैदा हो गया। वेस्ट बंगाल में मछली वगैरह ज़्यादा खाते हैं, इससे क्या हमें पता है। और वेस्ट बंगाल में आकर के इसने इतनी तबाही मचाई थी कि अब इससे लोग डरते थे, बहुत ज़्यादा ही डरते थे इवन। तो वेस्ट बंगाल के लिए तो है ही है, ये कह सकते हो बहुत ज़्यादा गंदा है वेस्ट बंगाल के लिए। और ये क्या था, इंडिया में था नहीं एक्चुअल में, क्योंकि देखो जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें अगर पैदा होती हैं तो उनके लिए उनका प्रेडेटर होता है एक्चुअल में। अब इसका प्रेडेटर इंडिया में था नहीं है, ये बाहर की कंट्री का था, तो उसका प्रेडेटर बाहर की कंट्री में तो था, लेकिन इंडिया में नहीं था। अब इसको लाने कोई लेके आया इसको इंडिया में। अब लेके क्यों आया, ये चीज़ देख रखा, लेके कौन आया ये तो नहीं देख रखा, लेकिन लेके क्यों आया। इट कम्स टू इंडिया due to its beautiful flower shape, its beautiful flower shape थी उसकी ब्यूटीफुल फ्लावर, मतलब ऐसा उसका फ्लावर बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसकी वजह से कोई बंदा इसको इंडिया में लेके आया और वेस्ट बंगाल में उसने हाहाकार मचा दी। बहुत गंदी वाली चीज़ इसने बहुत गंदी वाली चीज़ इसने वो कर दिया, पूरा एकदम ख़राब कर दिया। मतलब उसने कोलकाता में भुखमरी ला दी थी, ठीक है। एंड पता है इसको और एक चीज़ और है, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। वेस्ट बंगाल में जैसे बोला था ना, इट इज़ इसके वजह से इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको स्टार पॉइंट बना के लिखेंगे, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का टाइगर नहीं है, टेरर है, मतलब एक बंगाल का टाइगर अलग है, ये टेरर अलग है। खतरनाक है बस, बहुत ज़्यादा ही इतना है और कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक थोड़ा ख़तरनाक ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गया। हमने कुछ सेक्सुअल मोड्स पढ़ लिए कि कौन कौन से सेक्सुअल मोड्स होते हैं, क्या क्या कैसे होते हैं, सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद चलो अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम क्या समझ रहे हैं। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, हमने सेक्सुअल मोड की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि विद और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, बट विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पर क्या होगा, विद द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, विद द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड विद गैमेट्स एंड विद द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सीधा सीधा खत्म, कुछ ज़्यादा है ही नहीं। विद द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। तो
गैमेट्स के विद द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड विद द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इसका ये हो जाता, मतलब इसमें क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन भी होना चाहिए, यहाँ पे फ्यूजन भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जायगोट का डेवलपमेंट करना है हमें। जायगोट जो है एम्ब्रियो बनाएगा आगे चल के, जो हम प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, तो जायगोट एम्ब्रियो बनाएगा, उसमें प्रॉपर तरीके से बताते हैं प्लांट में चलता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन गैमेट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए एंड विद द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। यहाँ पे फ्यूजन भी होना चाहिए और फिर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स भी होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, वहाँ पर क्लोन का फॉर्मेशन हो रहा था, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर इंडिविजुअल बन जाता है, एग्जैक्ट कॉपी बन रहा था, मेन बात ये थी। तो वहाँ पर क्लोन का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी, ठीक है। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी अक्कर्स, वेरिएबिलिटी अक्कर्स, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ जाती है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी इसके अंदर, और ये विद द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड विद द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स वाली सारी बात सही है, ओके। अब क्या होता है, इसमें एक क्वेश्चन मैं देना चाहूँगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्चुअल में ये, तो ये क्वेश्चन ये है, वाई द ऑर्गेनिज्म मूव टू sexual mode of from move to sexual mode of reproduction, sexual mode of reproduction from asexual on the onset of adverse condition, on the onset of एडवर्स, दिख रहा है एडवर्स कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने ये पढ़ा कि वाई द ऑर्गेनिज्म मूव टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रॉम असेक्सुअल ऑन द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन है। एडवर्स कंडीशन आने पर सारे के सब जो मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेक्सुअल मोड पर क्यों ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसका जवाब सीधा सीधा है, हमें तो देख रहे हैं। देखो वैसे तो इसका जवाब आपको कमेंट करना है, इसका आंसर जो कमेंट करना है, लेकिन आपको वीडियो में तो पढ़ना नहीं आगे, तो देख लेते हैं पहले इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ये होता है, हमने यहाँ पे क्या लिखा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी अकर्स, और एडवर्स कंडीशंस में जीने के लिए, उनको लाइव करने के लिए, एडवर्स कंडीशन में जीने के लिए एक्चुअल में उनको कुछ ना कुछ अपने अंदर वेरिएबिलिटी लानी पड़ेगी। अगर ऐसा वेरिएबिलिटी नहीं लाते तो एक बात बताओ, उनके मम्मी पापा क्यों नहीं जी पाते, नहीं वो मम्मी पापा जी लेते ना उनके, जैसे कि कोई पेरेंट अमीबा है, ठीक है, और वहाँ पर एडवर्स कंडीशन ये हो गई कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई किसी जगह पर, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी, अब क्या करेगी वो, हमने पढ़ा था ऑन तो ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशंस कोरिलेशन कर लेती है अपने ऊपर, हार्डशिप्स को फॉर्मेशन कर लेती थी। तो ऐसे ही यही चीज़ होती है कि जेनेटिक वेरिएशन आता है, जेनेटिक, हम देखें एक बार बताओ कि सेक्सुअल मोड में करने हम जो अपने मम्मी पापा से अलग होते हैं, ठीक है, तो हमारे जो मम्मी पापा ने देखा है, हम जो मम्मी पापा ने हमारे लिए देखा था वो हम लोग नहीं देखते, मतलब हम उनसे अलग होते हैं थोड़ा सा, वो चीज़ है। यहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी के कारण, ड्यू टू जेनेटिक वेरिएबिलिटी, इसको हम आंसर दे सकते हैं ड्यू टू, एक लाइन का आंसर है सिर्फ, ड्यू टू जेनेटिक वेरिएबिलिटी इस वजह से, जेनेटिक वेरिएबिलिटी की वजह से होता है ये सारा चीज़। अब समझे कि नहीं समझे, मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे कि अनफेवरेबल कंडीशंस में, ऑन द एडवर्स कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है कि यानी कि वो कंडीशंस किसी ऑर्गेनिज्म के लिए ठीक नहीं है, मतलब वो ठीक नहीं है, या बोल सकते हो वहाँ पर वो अपना पूरी तरह से फुल्ली अच्छा वो नहीं कर पा रहा, अच्छा फील नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो वो एडवर्स कंडीशन हो गई थोड़ी बहुत। अब एडवर्स कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि वो क्लोन का फॉर्मेशन करती है, एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन करती है, यानी कि जो एडवर्स कंडीशन मम्मी पापा के लिए थी वो बच्चों के लिए भी हो जाएगा, क्लोन का फॉर्मेशन होगा तो सीधे बात। तो इस वजह से सेक्सुअल मोड में क्या होता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इस वजह जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। अब वो आती क्यों है वो सब आगे पढ़ेगा, लेकिन जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, हम इतना सा पढ़ते हैं। अब जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है तो क्या होता है, जो मम्मी पापा से जो बच्चा होता है ना उनका, वो मम्मी पापा से अलग होता है, तो वो मम्मी पापा से अलग होता है ना, इसकी वजह से वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, समझ में आ रहा है कि डिफरेंट अलग है तो डिफरेंट तो होता है। अब डिफरेंट होता है ना, इसकी वजह से वो झेल सकता है, ऐसे कह सकते हैं, झेल सकता है, नहीं झेल सकता, वो उनके ऊपर आकर पॉजिटिव वे में जा रहा है तो ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है तो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे क्या एक्चुअल में क्या होता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ फार बेटर देन द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एडवर्स कंडीशन। समझे कि नहीं समझे?
तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इसके बाद क्या है, कुछ लाइफ साइकिल की फेजेस होती हैं, तो लाइफ साइकिल के फेजेस देख लेते हैं। ठीक है, देयर आर 3 फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। हमारी जो लाइफ साइकिल चल रही है उसकी बता रहे हैं। देयर आर 3 फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, तो लाइफ साइकिल की कुछ फेजेस होती हैं जो कि हमें देखना है। फर्स्ट फेज इज़ जुवेनाइल फेज़, जो कि प्लांट्स में बोला जाता है एक्चुअल में। जुवेनाइल फेज़ मतलब बच्चे वाला फेज़, मैच्योरेशन फेज़ जिसको हम बोलते हैं, मैच्योरेशन फेज़ यानी बच्चे से बड़े होने तक का फेज़, मैच्योरेशन फेज़। सेकंड फेज़ इज़ रिप्रोडक्टिव फेज़, और इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। रिप्रोडक्टिव फेज़ मतलब उसमें जिसमें हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब जिसमें हम फर्टाइल होते हैं एक्चुअल में, वो फेज़ रिप्रोडक्टिव फेज़। अब एक बार बताओ, कोई भी ऐसा तो आपने सुना नहीं होगा कि 50 साल के बच्चे ने या 50 साल के आदमी ने बच्चे को पैदा किया, या 45 ईयर्स की मम्मी ने एक बच्चे को पैदा किया। नहीं होता, वो रिप्रोडक्टिव फेज़ नहीं है। रिप्रोडक्टिव फेज़ आप कब तक हेल्दी हो, कब तक फिट हो एक बेबी को पैदा करने के लिए, तो वो चीज़ होती है रिप्रोडक्टिव फेज़। क्योंकि मेल्स का जो रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है ना, वो थ्रू आउट देयर लाइफ चलता है, मतलब इसका हम प्रोडक्शन थ्रू आउट द लाइफ चलता है। कभी भी बेबी को बॉर्न करा सकते हैं, मतलब कभी भी बॉर्न कर सकते हैं, मेन बात ये है। ठीक है, थर्ड फेज है तो सेनेसेंस फेज। सेनेसेंस फेज क्या होता है, वो डेथ फेज भी बोल सकते हैं उसको, सेनेसेंस फेज, इसको आप लोग डेथ फेज भी बोलते हैं। डेथ फेज मतलब अब तो ये समझ में आएगा, डेथ फेज से मौत का फेज, यहाँ पर जा कर के इंसान की डेथ हो जाती है, वो ख़त्म हो जाता है, मेन बात। ठीक है, अब इनको पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि एक्चुअल में है क्या। एनसीईआरटी ने थोड़ा बहुत लिख के छोड़ दिया है कि ये चीज़ है, ठीक है, लेकिन हमें तो सब कुछ पढ़ना है ठीक से। तो जुवेनाइल फेज़ का हमें समझ में आ रहा है, जुवेनाइल फेज़ मैच्योरेशन फेज़, और इसको ज़्यादा नहीं डिटेल में पढ़ाऊँगा मैं, एक शॉर्ट सा पॉइंट लिखवाना, वो लिखवाने के लिए समझाना पड़ेगा। तो जुवेनाइल फेज़ का मैच्योरेशन फेज़ वो फेज़ होता है जिसके बीच में कोई चीज़ मतलब मैच्योर कर रही हो, उसमें बच्चे से बड़े हो रहे हो, तो वो मैच्योरेशन फेज़ हो जाता है। जैसे कि हम बच्चे थे, मतलब पैदा हुए वहाँ से लेकर के 13-14 साल तक, इवन जब तक हमारे रिप्रोडक्टिव बोले कि 17-18 साल तक हमारा जुवेनाइल फेज़ रहा या मैच्योरेशन फेज़ रहा, जब तक हम मैच्योर नहीं हो गए, हम समझने लायक नहीं हो गए किसी चीज़ को। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज़। रिप्रोडक्टिव फेज़ वो फेज़ होता है जिसमें हम रिप्रोडक्शन करते हैं, एक्चुअल में अपनी प्रोजेनी को पैदा करते हैं, ऑफस्प्रिंग्स को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो फेज़ हो जाता है। सेनेसेंस फेज़ है, डेथ फेज़ तो हमें समझ में आएगा कि उसमें डेथ होता है। लेकिन अब फ्लावर्स में क्या होता है एक्चुअल में, कि फ्लावर्स में ना 2 रिप्रोडक्टिव फेज़ हो जाते हैं। मतलब 2 रिप्रोडक्टिव फेज़ मतलब आपने देखा होगा कि कोई फ्लावर जो होता है या कोई प्लांट जो होता है, वो कई बार अपनी पूरी ज़िंदगी में, अपनी पूरी लाइफ में कई बार फ्लावरिंग करता है। तो अब क्या होती है ये चीज़, एक स्टार पॉइंट बना के लिख सकते हैं, टाइम पीरियड और द फेज़ ऐसे, और द phase, so the time period or the phase between 2 flowering is called interflowering period. फ्लावरिंग पीरियड जानता हूँ मैं, राइटिंग थोड़ी सी गंदी है बट क्या करें। और मैच्योरेशन पीरियड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक इसको भी, और मैच्योरेशन पीरियड। ठीक है, अब क्या हुआ इसका मतलब, जैसे कि हमने देखा था, इसमें समझा रहा था आपको हमने देखा था कि कोई अपनी लाइफ स्पैन में, पूरी लाइफ स्पैन में कोई बंदा जो है, या कोई बंदा कह रहा हूँ, कोई जो प्लांट जो है वो कई बार फ्लावरिंग करता है। ठीक है, कई बार फ्लावरिंग करता है, तो क्या होता है, 2 फ्लावरिंग के बीच का जो टाइम होता है ना, उसको इंटर फ्लावरिंग पीरियड बोलते हैं। 2 फ्लावरिंग के बीच मतलब उसने एक सीज़न में या एक सीज़न में उसने फ्लावरिंग की है, फिर अगले सीज़न में उसने फ्लावरिंग की है, तो उस दोनों के बीच का जो फ्लावरिंग पीरियड होता है, दैट्स कॉल्ड इंटर फ्लावरिंग पीरियड और द मैच्योरेशन पीरियड। इसका एक और एग्जांपल दूंगा मैं आगे चल के। अब क्या होता है, आपने वेजिटेटिव जो जुवेनाइल फेज़ जो पढ़ा था ना, उसको वेजिटेटिव फेज़ भी बोलते हैं, बट फॉर द प्लांट्स। सो एक और स्टार्ट पॉइंट,
जुवेनाइल फेज also called vegetative phase, बट इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में बोला जाता है ये चीज़। अब हमें कुछ टर्म्स क्लियर करना पड़ेंगे। आप कह रहे हो कि सर ये क्या कर दिया, मतलब यहाँ पे तो कुछ स्टार्ट ही नहीं करवा रहे आप। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, थोड़ा बहुत आपको पहले टर्म्स क्लियर करने होंगे, वो टर्म्स पहले क्लियर करते हैं तब जाके ये स्टार्ट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ से एक्चुअल में हो चुका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ टर्म्स वगैरह क्लियर भी करने पड़ते हैं तो वो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो टर्म्स क्लियर करते हैं पहले। टर्म्स में पहले सम इम्पोर्टेंट टर्म्स लिख लेते हैं इसके हेडिंग, वो ज़रूरी हैं सारे टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट है मोनीशियस, मोनोनीशियस या होमोथैलिक। ठीक है, एक एक लाइन में कंप्लीट करेंगे सभी को, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कोई ज़्यादा बन लेंगे। मोनोशियस और होमोथैलिक मतलब, होमो मतलब आपको समझ में आ रहा होगा एक, ठीक है, होमो मतलब एक। तो क्या कहते हैं, बोथ सेक्स आर प्रेजेंट ऑन अ वन प्लांट बॉडी, बोथ सेक्सेस आर, अभी ये मत पूछना है किसका साइन है, प्रेजेंट का साइन होता है, हमें सबको पता है। बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट बॉडी और वन प्लांट बॉडी, ऑन सेम प्लांट बॉडी। ठीक है, चलो सेकंड वाला देख लेते हैं। अब मोनोशियस होगा तो डाइशियस होगा दूसरा, है ना, तो डाइशियस। स्पेलिंग गलत हो तो माफ़ कर देना, हो सकता है हो कि मेरे को लग रहा है मैंने गलत लिखा है, बट हेट्रा लिख के तो सही है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट बॉडी, बोथ सेक्सेस। डाइशियस है, हेट्रो से याद कर लो, आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट बॉडी, डिफरेंट प्लांट बॉडी मतलब एक पे एक होगा, दूसरे पे दूसरा होगा, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे यहाँ पे, यानी एंड्रोशियम और गायनेशियम वाली चीज़ होगी तो अलग अलग होगी। थर्ड नंबर पे आता है हमारा यूनिसेक्सुअल। ठीक है, ये प्लांट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब याद रखना कि ये जो डाइशियस और मोनोशियस होता है ना, वो प्लांट्स के लिए यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए। आप ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल जो होता है वो प्लांट्स के लिए, वो एनिमल्स के लिए यूज़ होते हैं। सो यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होगा, ओनली वन सेक्स इज़ प्रेजेंट, ओनली वन सेक्स इज़ प्रेजेंट। अगर आप गूगल करते हो ना तो आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा। ओनली वन सेक्स इज़ प्रेजेंट ऑन एनिमल बॉडी। ठीक है, ऑन एनिमल बॉडी। इसका जो एग्जांपल है वो एनसीईआरटी में देख रखा है, कॉकरोच। एग्जांपल में क्या है, कॉकरोच का नाम पता क्या है, कॉकरोच का बॉटैनिकल नेम पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, जो कि हमने पढ़ चुका पहले भी। ठीक है, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना आपने सभी ने पढ़ के रखा होगा, उसमें स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, अमेरिकाना कान लिखती है अमेरिका, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारा बाइसेक्सुअल को भी देख लेते हैं। बोथ सेक्सेस या सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन वन एनिमल बॉडी, ऑन एनिमल बॉडी या ऑन ओनली वन एनिमल बॉडी। ठीक है, मतलब एक ही एनिमल बॉडी पर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हों तो इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। इसमें पता है इसमें क्या लगा, लीच देख रखा है, एक लीच टिपिकल वो एनालिड है तो लीच देख रखा है। इसके अलावा अर्थवॉर्म भी ले सकते हैं, अर्थवॉर्म भी ले सकते हैं। इनके एग्जांपल लिखे ही नहीं सर आपने, इनके भी एग्जांपल लिख लो। मोनोशियस के एग्जांपल जो होंगे आपके होंगे तो लीच, अर्थवॉर्म। ठीक है, लीच अर्थवॉर्म के अलावा इसमें और एग्जांपल है स्पॉन्जेस। इनका पहले देख लेते हैं, उनके बाद उसका देखेंगे स्पॉन्जेस और टेप वॉर्म भी आता है इसमें। ठीक है, टेप वॉर्म।
और इसके अलावा होमोथेलिक में जो होमोथेलिक या मोनोशियस के जो एग्जांपल्स हैं वो होते हैं कोकोरबिट्स और कोकोनट। और डाइशियस के लिए जगह नहीं रहेगी तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ। डाइशियस के लिए जो एग्जांपल्स रहते हैं वो रहते हैं डेट पाम और पपाया। ठीक है, डेट पाम और पपाया। अब एक्चुअल में क्या होता है देखो, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमने पढ़ा था कि इसमें बोथ सेक्सेस प्रेजेंट हो, सेम मेल प्लांट या सेम प्लांट। तो सर इसके नाम क्या देते हैं इनके मेल जो मेल पार्ट जो पार्ट होते हैं प्लांट्स के या फीमेल पार्ट जो होते हैं प्लांट्स के, उनको नाम देते हैं स्टेमिनेट और पिस्टिलेट। ठीक है, स्टेमिनेट एक तो छोटी सी लिख लेते हैं स्टेमिनेट और एक होती है पिस्टिलेट। ये मेल के लिए होती है और ये फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। मेल फीमेल पिस्टल और स्टैमन वाली जो चीज़ है ना, वो तो आपको पता ही होगा। फीमेल के लिए स्टेमिनेट क्या करता है, बियरिंग स्टेमन जो कि आगे चल के एंथर वही चीज़ स्टेमन, और ये पिस्टल्स। तो अब ये हो गया। इसके बाद चलते हैं आगे, ये सारी चीज़ होगा। अब ये एक आता है 5वें नंबर का आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी आपको ये तो पता होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो साइकिल होती है 28 डेज़ की साइकिल होती है। इसको लिखवाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट समझाना ठीक है। तो एक 28 डेज़ की साइकिल होती है फीमेल्स में, प्राइमेट फीमेल्स मतलब हमारे मैमल्स में भी प्राइमेट और नॉन प्राइमेट्स होते हैं। तो प्राइमेट मैमल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है फीमेल्स में ओनली। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बीच का जो पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है, इसके बीच में फर्टिलाइजेशन हो पाता है एक्चुअल में। तो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है 28 डेज साइकिल। इट्स द 28 डेज साइकिल in which the fertilization occurs, या ये बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन होता है या ओवम का रिलीजिंग होता है, ये तो सबको पता है। फर्टिलाइजेशन अकर्स, इसको थोड़ा सा लिखवाना कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है कि मतलब क्या लिखना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की मेनार्ड्स और मीनोपॉज वाली चीज़ कि मेनार्ड्स का स्टार्ट होता है, मीनोपॉज जो होता है वो बंद होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो बंद होती है उसको मीनोपॉज बोलते हैं। मेनार्ड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्टिंग को बोलते हैं। 28 डेज़ की साइकिल होती है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है, ओवम का रिलीजिंग ये होता है। ओवम का रिलीजन 14 डे पर होता है एलएच सर्ज। ठीक है, याद रखना ये चीज़ आगे चल के चैप्टर्स में आएगी। एक होती है एस्ट्रस साइकिल, इसको ओ एस्ट्रस साइकिल नहीं बोलेंगे, इसको एस्ट्रस साइकिल बोलेंगे। ओ साइलेंट होता है इसमें। तो एस्ट्रस साइकिल ये वेरिएबल पीरियड की होते हैं। इट इज़ अ वेरिएबल पीरियड। तो ये जो होते हैं वो वेरिएबल पीरियड की होती है, वेरिएबल टाइम की होती है। किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। इसके अलावा उसका एक मेन पॉइंट और मैं लिखना भूल गया, वो मैं अभी थोड़ी देर में लिख दूंगा मेन पॉइंट। और मैंने जो आपको बताया था, ये जो होते हैं वो प्राइमेट एनिमल्स में होते हैं, प्राइमेट मैमल्स में होते हैं। इट इज़ अ वेरिएबल पीरियड। ठीक है, एंड इट अकर्स इन नॉन प्राइमेट मैमल्स। ठीक है, नॉन प्राइमेट मैमल्स। ठीक है, नॉन प्राइमेट मैमल्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल्स एस्ट्रस साइकिल्स के काऊ, शीप, बफेलो, रैबिट, जिसको भी लेना चाहो कोई भी हो सकता है। इसमें एग्जांपल रहते हैं ह्यूमंस, और ये प्राइमेट होते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ साथ ही साथ प्राइमेट ओनली। मतलब ऐसे ये प्राइमेट वाली चीज़ में होती है, सिर्फ प्राइमेट्स में होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो भी प्राइमेट्स में होती है और एस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट एनिमल्स या मैमल्स में होती है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे हमें मिलता है मोनोकार्पिक प्लांट्स। मोनोकार्पिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि अपनी पूरी लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करते हैं, एक बार फ्रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनको एक कैसे लिख सकते हैं, फ्लावरिंग वंस इन अ लाइफ टाइम, है ना, फ्लावरिंग
वंस इन अ लाइफ टाइम, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स जो होते हैं मोनोकार्बोनेट के एनोल्स, इनको समझाएंगे क्या है, लिखवाऊंगा नहीं मैं इनको, बाइनियल्स मैं समझा दूंगा, ठीक है। और सम पेरिनियल्स, सम क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, एक चीज़ समझाने वाली है तो इसके लिए पूरा समझाना पड़ेगा। तो एनुअल्स क्या होता है, बाइनियल्स क्या होता है, सब पेरिनियल्स क्या होता है। एनुअल्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि सिर्फ अपने 1 साल का लाइफ स्पैन रखते हैं और उसी लाइफ स्पैन में ये फ्लावरिंग करके चले जाते हैं, मतलब उनकी डेथ हो जाती है। बाइनियल्स वो होते हैं जो कि 2 साल तक जीते हैं, इनका 2 साल का लाइफ स्पैन होता है। इसमें फर्स्ट वेजिटेटिव होती है, दूसरी रिप्रोडक्टिव होती है। रिप्रोडक्टिव फेज़ को बिना पूरा करवाए हुए हम लोग क्या करते हैं, ये कैरेट रेडिश टेंड वगैरह में होती है, तो इसके 2 साल होते हैं और ये 1 साल ही, मतलब एक्चुअल में हमने क्या देखा था, इसका 1 साल ही चल रहा था। 1 साल में वेजिटेटिव फेज़ पूरा करके एक बार पूरी ज़िंदगी में एक बार कर रही है, मेन बात ये है। सम पेरिनियल्स, कुछ पेरिनियल्स के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पेरिनियल्स वो होते हैं कि काफ़ी टाइम तक की लाइफ स्पैन है, ठीक है। लाइफ स्पैन मोर देन 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, जैसे हमने बनाना प्लांट्स भी पढ़ी थी, पीपल प्लांट्स भी पढ़े थे। तो ये कई बार फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक बार ही फ्लावरिंग करते हैं, जैसे कि अब सम पेरिनियल्स में आ जाते हैं। फर्स्ट सम पेरिनियल्स का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट बताओ, आप बताओ पहले तो सोचो। फर्स्ट आ जाता है हमारा स्टोरोब्लियांथस कुंथिएना, स्टोरोब्लियांथस, आपको ये मिल जाएगा, एनसीईआरटी में देख रखा है, कुंथिएना, ठीक है। स्टोरोब्लियांथस कुंथिएना, इसका जो फर्स्ट है उसको नीला कुरुंजी के नाम से भी जानते हैं, नीला कुरुंजी। अब ये देखना नीला कुरुंजी उसका नाम क्यों पड़ा एक्चुअल में, तो इसके भी पीछे एक रीज़न है, नीला कुरुंजी के नाम से जानते हैं स्टोरोब्लियांथस कुंथिएना। क्या होता है, ये पहले हफ्ता में मिलता था, ये देख लेते हैं पहली बात, ये देखें कि कितने टाइम बाद ये क्या होता है, फ्लावरिंग आफ्टर 12 ईयर्स, ठीक है। फ्लावरिंग आफ्टर 12 ईयर्स, ठीक है। तो ये 12 साल बाद, हर 12 साल बाद ये फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है। हर 12 साल बाद ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक बार ही जिएगा ये पूरी अपनी ज़िंदगी में, फ्लावरिंग एक बार करेगा। तो फ्लावरिंग आफ्टर 12 ईयर्स, पहली बात तो ये हो जाती है। उसके अलावा फ्लावरिंग आफ्टर 12 ईयर्स, उसके अलावा ये मिलता कहाँ कहाँ पर है, हीली ट्रैक्स ऑफ आसाम, कर्नाटका, केरला, ठीक है। तो केरला कर्नाटका जैसी जगह पर ये मिलता है, ठीक है। कि आसाम, कर्नाटका, केरला ऐसी जगह पर ये, सॉरी आसाम नहीं है, तमिलनाडु है, ठीक है। तो सॉरी भूल गया था मैं, जब याद आया हमको, तो इट्स तमिलनाडु। इनकी हीली ट्रैक एरियाज़ पे ये मिलता है। आप क्या करता है, ये ब्लू स्ट्रेचेस में कन्वर्ट कर देता है, द हीली ट्रैक्स कन्वर्टेड इनटू ब्लू स्ट्रेचेस, हीली ट्रैक्स कन्वर्टेड इनटू ब्लू स्ट्रेचेस, कन्वर्टेड इनटू ब्लू स्ट्रेचेस। मतलब क्या करता है, ये अपने फ्लावर्स को ओपन करके या फ्लावरिंग करके ना, ये फ्लावरिंग करके इनके जो फ्लावर्स होते हैं ब्लू ब्लू होते हैं, तो पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि ब्लू 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 अपने पूरे एनवायरनमेंट में हो गया है। तो ऐसा लगता है कि ब्लू स्ट्रेचेस, ये जो हीली ट्रैक्स होते हैं ना, कि ब्लू स्ट्रेचेस में कन्वर्ट होता है, इसकी वजह से इसका नाम नीला कुरुंजी, नीला, ठीक है। तो वो हीली ट्रैक्स कन्वर्टेड इनटू ब्लू स्ट्रेचेस। और इसका लास्ट फ्लावरिंग इसने जो की थी वो बता देता हूँ मैं। लास्ट फ्लावरिंग इज़ September to October, Sept to Oct in 2018। और जो एनसीईआरटी में जो दे के रखी है ना, वो दे के रखी है फ्लावरिंग, एनसीईआरटी की जो फ्लावरिंग दे के रखी है वो है, अभी रिसेंट में बदल दिए तो पता नहीं है, मेरी वाले में तो यही दे के रखी है, September, October in 2000। आप बताइए कितना होगा, 6, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की है, और ये वाली जो लास्ट फ्लावरिंग हुई थी 2018 में, 12 साल बाद ही होगी, सीधी बात है। और बस इतना ही है। इसका एक और होता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा और रह गया, इसको कंप्लीट और कर लेते हैं। तो दूसरा होता है इसमें बैम्बू। इसका कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, बैम्बू फ्लावरिंग आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, फ्लावरिंग
आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। ये बैम्बू वो गन्ना नहीं बोलते, गन्ने को शुगर केन बोलते हैं, बैम्बू अलग चीज़ होते हैं। बैम्बू को ना पांडा खाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं मिलते पांडास वगैरह। तो बैम्बू फ्लावरिंग आफ्टर 15 to 100 ईयर्स, ठीक है। तो बैम्बू वो चीज़ होती है 50 से 100 साल बाद ये फ्लावरिंग करता है, फ्रूट्स का प्रोडक्शन करता है और मर जाता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं बताने के लिए। तो अब इसके बाद आते हैं हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमें कुछ मिलते हैं। अब क्या मिलता है हमें, सीजनल ब्रीडर्स क्या था, इसको पॉइंट नंबर देख लेते हैं एक बार, 7। ओके, बाइका सॉरी 8 में पॉलीकार्पिक प्लांट्स। आप मोनोकार्पिक पढ़ लें तो पॉलीकार्पिक कैसे छोड़ सकते हैं, वो पॉलीकार्पिक प्लांट्स। पॉलीकार्पिक प्लांट्स वो होते हैं जो कि काफ़ी टाइम फ्लावरिंग करते हैं इन देयर लाइफ स्पैन। सो फ्लावरिंग मैनी टाइम्स इन देयर लाइफ, इसका भी कुछ नहीं करना होता, फ्लावरिंग मैनी टाइम्स इन देयर लाइफ, ठीक है, मैनी टाइम्स इन देयर लाइफ टाइम या इन देयर लाइफ, इन देयर फुल लाइफ। चलो, इसके बाद 9th नंबर पर आता है सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं, ये वो ब्रीडर्स होते हैं, ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि एक ही सीज़न में रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। तो सीजनल ब्रीडर्स या दो ज़्यादा एनिमल्स, या मैं पूरा तो नहीं लिखूँगा, मैं शॉर्ट्स बना देते हैं। तो ये वो एनिमल है हु कैन ओनली रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, ये तो खुद लिख लेना, रिप्रोड्यूस ओनली इन वन सीजन, only in one season during their, एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट रखने की इम्पोर्टेंट बात है याद रखने के लिए, ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव फेज़ के एक ही सीज़न में कर पाएंगे, ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव फेज़। अब इसका मतलब क्या होता है, एक चीज़ देख लेते हैं पहले। रिप्रोडक्टिव फेज़ के एक ही सीज़न में कर पाएंगे मतलब क्या है। रिप्रोडक्टिव फेज़ जैसे सपोज कर लीजिए 10 साल का है इसका, तो 10 साल में से सिर्फ एक सीज़न, यानी एक साल में एक सीज़न आएगा, उसी सीज़न में ये लोग जो है ब्रीडिंग कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी सारे सीजन्स नहीं कर सकते। जैसे कि या तो अगर सपोज ये समर में कर सकते हैं और एक साल में समर एक ही बार आती है, तो सिर्फ समर में ही रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ा सकते हैं, बाकी टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसका 10th नंबर पे आ जाता है कंटिन्यूस ब्रीडर। कंटिन्यूस ब्रीडर ये होते हैं हम लोग, मन चाहे तब, मतलब ये है कि हु कैन रिप्रोड्यूस अब मैं इसको whenever we want in during our reproductive theory whenever they want, continuous breeders whenever they want during their, हम लोग होते हैं इसमें during their reproductive phase, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, ह्यूमंस ले सकते हैं। ह्यूमंस बेस्ट एग्जांपल है हमारा, जब मन करता है तभी कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। रिप्रोडक्शन तभी शो कर लेते हैं या रिप्रोड्यूस तभी कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता कि हमें वेट करना पड़ता हो कि सर्दियाँ कब आएंगी या गर्मियाँ कब आएंगी या स्प्रिंग का मौसम कब आएगा, तो हमें वेट नहीं करना पड़ता। हमारा मेंटेनेंस ब्रीडर्स नहीं होता है कि जब चाहें तो वाली चीज़, ठीक है। थोड़ा समझता होता है तो चुकी इसको बंद मत करवा देना चैनल को, ठीक है। अब एक चार पॉइंट है जो हमने इसके पढ़ा था, पॉलीकार्पिक और मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, मोनोकार्पिक, सेनेसेंस फेज, इन सब पे एक लास्ट पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट होता है। हाँ चलो एक कहते हैं, देयर इज़, ये एनसीईआरटी की लाइन है, देयर इज़ क्लियर कट शोट ऑफ वेजिटेटिव phase
There is a clear cut shown of vegetative phase, reproductive phase, and senescence phase, There is a clear cut shown of vegetative, reproductive, and senescence phase in perennial plants. मतलब क्या हुआ सर इसका? हमने ये तो पढ़ा था कि पेरेनियल प्लांट्स कौन से होते हैं. पेरेनियल प्लांट्स वो होते हैं जो कि काफ़ी टाइम तक जिंदा रह लेते हैं. इनके बारे में थोड़ा लिखवाई देते हैं एनुअल बाइनल पेरेनियल के बारे में जब इतना आया है. तो पेरेनियल प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? पेरेनियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो पेरेनियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि 1 साल से 2-3 साल से ज़्यादा जीते हैं. और जैसे बनाना ट्रीज़ हो गए, बनेन ट्रीज़ हो गए, ये सारे के सारे 25-250 साल जीते हैं. ऐसे जीते हैं 300 से 500 साल तक बनेन ट्री जीता है. तो ये सारे वो प्लांट्स होते हैं. अब इनमें क्या क्लियर कट शो हो जाता है कि वेजिटेटिव फेज कौन सी है, मतलब इसमें कौन से टाइम पे बड़ा हो रहा है. छोटे छोटे से बड़ा होता है तो वो हमें समझ में आता है. ठीक है. उसके अलावा जैसे कि उसका रिप्रोडक्टिव फेज कब होगा, यानी कि कब रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, कब वो एंथर स्टिग्मा को ओपन कर रहा है, कब वो रिप्रोड्यूस कर रहा है. सारे हमें कुछ दिखता है. सेनेसेंस यानी कब वो डेथ हो रहा है. ऐसा तो नहीं होता है कि वो एक हमसे मर गया, धीरे धीरे करके मरता है. तो हमें क्लियर कट दिखाई देता है कि इन सारी चीज़ों को चल कैसे रहेंगे. काफ़ी टाइम तक वो जीता है तो काफ़ी धीमे सारे प्रोसेस को करता है. वो चीज़ हमें समझ में आ रही है. अब इसको हम थोड़े से छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेते हैं एनुअल्स, बाइनल्स और पेरेनियल्स के लिए. एनुअल्स लाइफ टाइम, इनको एग्जाम्पल नहीं लिखते. लाइफ टाइम इज ऑफ 1 ईयर. ठीक है. बाइनियल्स लाइफ टाइम एज ऑफ 2 ईयर्स. इसमें फर्स्ट जो होगी वो वेजिटेटिव फेज होगी और सेकेंड जो है रिप्रोडक्टिव फेज होगी. पेरेनियल्स को लिख लेते हैं. पेरेनियल्स लाइफ टाइम इज ऑफ मैनी ईयर्स. याद रखना, इज ऑफ मैनी ईयर्स मतलब मोर देन 2 ईयर्स, मैनी ईयर्स. तो देर इज समझ गया. मतलब पेरेनियल्स जिनके बहुत सारे साल तक जो जी रहे हैं, और बाइनियल्स जो 2 साल तक जी रहे हैं, जो एनुअल्स जो 1 साल तक जी रहे हैं. ये चीज़ होती है. अब इसके आगे का हम कल करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे. ठीक है. तो थैंक यू फॉर दिस. बाय.